हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस्ड 2021 पेपर 2 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बेस्ड है हेलो अल्केन्स चैप्टर से, और ये एक पैसेज बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। साथ ही साथ इसमें थर्मोकेमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में भी और थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में भी। इस पैसेज में हमें ये जानकारी दिया हुआ है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम लोग किसे कहते हैं। ओके, और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड, है ना। तो जब भी किसी दो एटम के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज हो, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बराबर शेयर हो जाए बॉन्ड टूटने के बाद, दोनों ही स्पीसीज पे एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक इस तरह से जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। तो अगर बॉन्ड इस तरह से टूट रहा है होमोलिटिकली, तो उसमें जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसे ही हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में ये मेंशन किया गया है कि इट इज अफेक्टेड बाय एस कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड, यानी हमें हाइब्रिडाइजेशन का ध्यान रखना है। sp में मैक्सिमम s कैरेक्टर होता है 50%, फॉलोड बाय sp2 जिसमें ये 33% होता है, और sp3 जिसमें एस करेक्टर इज 25%, है ना। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अधिक होगा, क्योंकि एस करेक्टर न्यूक्लियस के करीब होता है। फिर ये भी मेंशन किया गया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स फॉर्म्ड। तो जो रेडिकल्स बन रहे हैं उस बॉन्ड क्लीवेज की वजह से, उनकी स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल, वो बॉन्ड उतना ही आसानी से टूटेगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैसे केस में कम हो जाएगा, है ना। अगले लाइन में ये इंफॉर्मेशन मेंशन किया हुआ है कि शॉर्टर बॉन्ड्स आर टिपिकली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। तो हमें इसका यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज फॉर सम बॉन्ड्स आर गिवन बिलो। तो ये इस क्वेश्चन के लिए डेटा प्रोवाइडेड है, और इसी डेटा के बेसिस पे हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, और इन सभी से अलग एक और इंफॉर्मेशन ऐड किया हुआ है कि the amount of energy required to break a bond is same as the amount of energy released when the same bond is formed। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम लोग सेकेंड डेटा को देखें, तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमें 58 किलो कैलोरी पर मोल इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है ना। अगर क्लोरीन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल दोनों मिलके वापस क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाए, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा उसका मैग्नीट्यूड 58 किलो कैलोरी पर मोल ही होगा, लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा होगा। ओके, तो इतने इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है और उसको कैसे सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इसमें दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम जे एंड कॉलम के। कॉलम जे में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हाईलाइट किया हुआ है अलग अलग कंपाउंड में। ओके, और इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के वैल्यूज हमें मेंशन किए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पी क्यू आर एस में स्ट्रांग होगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी मैक्स होगी, और कौन सा मिनिमम होगा। इस तरह से मैच करके मैचिंग पेयर को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पैराग्राफ में ही दिया हुआ इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। पहला इंफॉर्मेशन है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन एस कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल्स। ओके, तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ये इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे हम लोग। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स फॉर्म्ड। जितना अधिक फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी होगा, उस बॉन्ड का टूटने का चांस उतना ही ज्यादा है, यानी वो बॉन्ड वीक होगा,
यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी क्योंकि स्टेबल रेडिकल बन रहा है। ओके, अब इन दो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसाइड करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन मार्क कर लेते हैं। ओके, तो कंपाउंड पी में कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। ओके, और sp3 में s कैरेक्टर कितना होगा 25%, p कैरेक्टर 75%, है ना। ठीक उसी तरह से Q में भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और s कैरेक्टर सेम है 25%। अब R में कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2 और परसेंटेज s कैरेक्टर इज 33%। एंड फाइनली S में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन मिस हो गया है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और इसीलिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये होगा sp, और sp में 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है। तो अब हम लोग pqrs में s कैरेक्टर को कंपेयर करके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो कंपाउंड s है इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर हम लोगों ने देखा कि 50% मौजूद है, तो ये सभी में मैक्सिमम है, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो बॉन्ड होगा CH बॉन्ड S में मौजूद ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो इनमें मैक्सिमम जो प्रोवाइडेड है उसको हम लोग असाइन कर सकते हैं, जो कि है 132 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, ठीक उसी तरह से अगर PQR में कंपेयर करें तो R में जो S कैरेक्टर है वो है 33%, जो कि S के बाद आता है, तो हम लोग यहाँ पे भी इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है CH का उसको असाइन कर सकते हैं नेक्स्ट हायर वैल्यू, जो कि है 110 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग P और Q में कंपेयर करें इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से S कैरेक्टर तो 25% ही है ना। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आल्सो डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। जहां पे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा उसके बनने के चांसेस अधिक है, तो वो आसानी से टूटेगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि P और Q में कौन अधिक स्टेबल रेडिकल है। ओके, तो यहाँ पे जब Q में फ्री रेडिकल हम लोग जनरेट कराएंगे, कार्बन पे जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को ये नोट करना है कि ये कार्बन बेंजाइलिक पोजीशन है ना। फिनाइल रिंग के जस्ट बाद वाला कार्बन बेंजाइलिक पोजीशन कहलाता है और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन, यहाँ पे जो P में बन रहा है वो है 2 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, है ना। तो बेंजाइलिक इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो Q में जो बॉन्ड टूटेगा वो आसानी से टूटेगा, इसीलिए Q का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो P से कम होगा। तो जो 95 किलो कैलोरी और 88 किलो कैलोरी जो असाइन करना है, तो Q को हम लोग असाइन करेंगे 88 किलो कैलोरी पर मोल वाला वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सबसे आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल बनेगा। और P को हम लोग फाइनली असाइन करेंगे 95 किलो कैलोरी पर मोल वाला वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हम लोग सभी को उसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उससे मैच कर लिए हैं और फिर अब इसको आंसर्स में ढूंढते हैं फाइनली। तो यहाँ पे S का जो वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है वो है 132 किलो कैलोरी पर मोल, यानी S का करेक्ट मैचिंग पेयर है 1, जो कि ऑप्शन 1 में प्रोवाइडेड है और किसी ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो वैसे इसी बेसिस पे हम लोग ये आंसर कर सकते हैं, लेकिन फिर हम लोग दूसरे ऑप्शंस भी चेक करते हैं। जो R का वैल्यू है वो है 110, तो R का वैल्यू हो गया 2, है ना, ये 2 से मैच करता है। Q का जो है वैल्यू वो सबसे कम होना चाहिए 88 किलो कैलोरी पर मोल, तो Q का वैल्यू है 4 और P का वैल्यू है 3। तो इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इसी पैसेज पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमें एक रिएक्शन मेंशन कर दिया गया है CH4 प्लस Cl2 और प्रोडक्ट बन रहा है CH3Cl प्लस HCl, और इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को 4 गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन रिएक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करना चाहें तो कौन सी कैटेगरी पे ये रिएक्शन फॉल करेगा? तो ये रिएक्शन फॉल करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे, है ना। ये अल्केन्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिससे एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होता है, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है? तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन हम लोग इस रिएक्शन के लिए ध्यान में रखेंगे। अब जो गिवन डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग इसका आंसर करते हैं। सो जो डेटा प्रोवाइडेड है इस क्वेश्चन में उसको भी हम लोग यहाँ रेफरेंस के लिए रख रहे हैं। इसी डेटा के बेसिस पे हमें आंसर करना है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ मेंशन किया गया है कि इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक विथ डेल्टा एच नॉट इक्वल्स टू -58 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, हमें ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन यानी कि फ्री रेडिकल का बनना। ओके, दूसरा जो स्टेप है वो है प्रोपगेशन, जो कि है कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब फ्री रेडिकल टकराता है तो वापस फ्री रेडिकल जनरेट होता है और इस तरह से चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है टर्मिनेशन, जहाँ पे दो फ्री रेडिकल आपस में कोलाइड करके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पहला स्टेप के बेसिस पे लिखा गया है, इनिशिएशन के बेसिस पे, जहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। तो अगर फ्री रेडिकल का जनरेशन हो रहा है इसका मतलब है कि वो बॉन्ड टूट रहा होगा। जैसे अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल में जब सनलाइट पड़ता है, जैसे कि इस रिएक्शन में भी मेंशन किया गया है लाइट का प्रेजेंस, तो ये क्लोरीन क्लोरीन एटम के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होता है और दो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं इस तरह से। ओके, और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है जहां पे डेल्टा एच जो है वो 58 किलो कैलोरी पर मोल है ना। तो इस स्टेटमेंट में ये इनकरेक्ट है कि यहाँ पे जो लिखा गया है एक्सोथर्मिक वर्ड, ये इनकरेक्ट है। इट शुड बी इंडोथर्मिक। यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा कि एक्सोथर्मिक के जगह होना चाहिए इंडोथर्मिक, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन मेंशन किया गया है डेल्टा एच का, इट शुड बी +58 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। तो अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं जिसका स्टेटमेंट है प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 डॉट फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, ऐसा मेंशन किया गया है और इसका डेल्टा एच नॉट है -2 किलो कैलोरी पर मोल। तो हमें ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं। तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसमें सेकेंड स्टेप होता है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होता है कि इनिशिएशन जब होता है, जब फ्री रेडिकल हम लोग जनरेट करते हैं सनलाइट के हेल्प से, वो फ्री रेडिकल किसी दूसरे मॉलिक्यूल जैसे इस केस में मीथेन, इससे टकरा के फिर एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करता है। ओके, सो फ्री रेडिकल को जनरेट कर रहा है, इसलिए इस स्टेप को कहते हैं हम लोग प्रोपगेशन। सो Cl डॉट यहाँ पे मीथेन के साथ जब कोलाइड करता है तो हमें मिलता है CH3 डॉट, ओके, प्लस जो Cl डॉट ऑलरेडी था और CH4 से H डॉट मिल करके HCl ये बना लेते हैं। तो इस स्टेप में CH3 डॉट का जनरेशन हो रहा है और इसके लिए हमें चाहिए डेल्टा H नॉट का वैल्यू। ओके, कि ये क्या होगा, और फिर उसको ऑप्शन से मैच करके देखेंगे कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब इस इक्वेशन का डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि जो गिवन डेटा है इनमें से रिएक्शंस का हेल्प लेकर के
जो हमारा डिजायर्ड रिएक्शन है इसको क्रिएट करना होगा। ओके, तो अब हम लोग कौन कौन से रिएक्शन के हेल्प से इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हेसस लॉ को अप्लाई करेंगे। जो हमारा डिजायर्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको जो गिवन डेटा है जिसको हम लोग ने मार्क किया 1 2 3 4, इन रिएक्शंस की हेल्प से डिजायर्ड इक्वेशन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब हमारे पास क्या है कि डिजायर्ड इक्वेशन में CH3 डॉट राइट साइड में है, HCl भी राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में Cl डॉट और CH4 है। तो हम लोग उन रिएक्शंस को चुनेंगे जिन रिएक्शंस में ये स्पेसिस आते हो, है ना। जैसे कि अगर इक्वेशन 1 को हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें मीथेन मिल जाएगा जो कि लेफ्ट साइड में यहाँ अपीयर हो रहा है, बिल्कुल सही। और अगर हम लोग देखें इक्वेशन नंबर 4 को तो यहाँ पे हमें HCl H डॉट Cl डॉट ये सब स्पीसीज मिलेगा, यानी HCl इक्वेशन 4 में अपीयर हो रहा है, तो हम लोग 1 और 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि 1 और 4 से हमारा काम बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम लोग दूसरे इक्वेशंस को उठाएंगे। तो अब अगर हम लोग 1 और 4 के हेल्प से ये डिजायर्ड इक्वेशन को क्रिएट कर ले तो हमारा कैलकुलेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं कर पाए तो दूसरे इक्वेशन का हेल्प लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें CH4 लेफ्ट साइड में चाहिए जो कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, और Cl डॉट भी लेफ्ट साइड में चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन 1 से इक्वेशन 4 को माइनस कर देते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि जो Cl डॉट जो इक्वेशन 4 में राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब फिर देखते हैं कि क्या इक्वेशन बनता है। ओके, सो 1 माइनस 4 करने पे CH4 ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, सो लेफ्ट साइड रखेंगे। Cl डॉट जो राइट साइड में है वो आ जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में, ठीक है। और फिर एरो के उस पार देखिए दोनों ही इक्वेशन में H डॉट है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो राइट साइड में बचेगा CH3 डॉट इक्वेशन 1 से, और फिर HCl जो है जो इक्वेशन 4 में लेफ्ट साइड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा राइट साइड में, तो HCl हमारा राइट साइड में आ जाएगा। और हमें यही इक्वेशन क्रिएट करना था, यानी इक्वेशन 1 से अगर 4 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो जो ऑपरेशन हम लोगों ने इक्वेशन में किया है वही ऑपरेशन हम लोग इसके इंथैल्पी को कैलकुलेट करने में भी करेंगे, कि इंथैल्पी ऑफ 1 माइनस इंथैल्पी ऑफ 4, ये ऑपरेशन करेंगे। सो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1 है 105 और इसमें से हमें घटा देना है 103 को, तो ये मिल जाएगा +2 किलो कैलोरी। ओके, सो +2 किलो कैलोरी होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखता है ऑप्शन बी में कि प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक लिख रहा है, तो ये अगेन यहाँ पे गलत हो गया। ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। और डेल्टा H नॉट जो कि -2 मेंशन किया गया है ये +2 होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग करेक्शन करके यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सोथर्मिक की जगह होना चाहिए ये एंडोथर्मिक, और -2 किलो कैलोरी पर मोल की जगह होना चाहिए +2 किलो कैलोरी पर मोल। तो ऑप्शन बी भी ऑप्शन ए की तरह ही गलत है। तो अब ऑप्शन सी को पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl फॉर्मेशन। तो यहाँ पे CH3 डॉट की जगह CH3Cl फॉर्मेशन है। उसके लिए हमें चेक करना है कि क्या ये स्टेप एंडोथर्मिक होगा और इसका डेल्टा H नॉट कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट अस प्रोसीड एंड कैलकुलेट दिस। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रोपगेशन स्टेप लिखा था जिसमें Cl डॉट फ्री रेडिकल मीथेन मॉलिक्यूल से टकरा के एक नया फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है ना। उसी तरह से हमें फिर से एक प्रोपगेशन स्टेप लिखना है जिसमें कि CH3Cl बन रहा हो। ओके, तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि हम लोग CH3 डॉट को ले लेते हैं क्योंकि हमें CH3Cl बनाना है ना, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्लोरीन मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोपगेशन स्टेप है, यानी एक नया फ्री रेडिकल फिर से जनरेट करना है हमें। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं CH3 डॉट से
Cl डॉट को मिला देते हैं तो CH3Cl बन जाएगा और फिर एक नया फ्री रेडिकल Cl डॉट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये भी हम लोग प्रोपगेशन स्टेप में ही लिख सकते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। ओके, अब हमें इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H नॉट कैलकुलेट करके देखना है कि वो कितना आता है और ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो अब हमें फिर से सेलेक्ट करना है गिवन डेटा में से कौन सा इक्वेशंस को हम लोग यूज करें जिन इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग ये डिजायर्ड इक्वेशन क्रिएट कर सके, जो कि ऑप्शन सी में बोल रहा है। ओके, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमें CH3 डॉट चाहिए और CH3Cl चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो यहाँ CH3Cl मिल जाएगा, CH3 डॉट भी है, Cl डॉट भी है ना, और लेफ्ट साइड में अगेन क्लोरीन भी चाहिए। तो अगर इक्वेशन 2 में देखें तो यहाँ पे हम लोगों को क्लोरीन मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या 2 और 3 के हेल्प से हम लोग ये इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर दे इक्वेशन 3 माइनस 2, है ना, तो इक्वेशन 3 में CH3 डॉट जो कि राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। सो CH3 डॉट हमें मिल जाएगा, प्लस इक्वेशन 2 से Cl2 मिल जाएगा हमें लेफ्ट साइड में, और एक Cl डॉट कैंसल आउट हो जाएगा तो एक Cl डॉट रह जाएगा, और साथ ही साथ CH3Cl भी राइट साइड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन 3 माइनस 2 करने से हमें अपना डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, और सेम ऑपरेशन हम लोग इंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए भी करेंगे। सो इक्वेशन हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 3 माइनस 2 कर देने पे डिजायर्ड इक्वेशन का इंथैल्पी निकल आएगा, यानी कि 85 माइनस 58, जो कि आ रहा है -17 किलो कैलोरी। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? इस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि दिस इज इंडोथर्मिक। नहीं, ये गलत है, इट इज एक्सोथर्मिक। ओके, सो यहाँ पे एक्सोथर्मिक होगा, और फिर जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट करके हम लोगों ने निकाला है, जो कि आ रहा है -17 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस तरह से ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही गलत है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी सही होना है ना। लेकिन हम लोग अभी भी वेरीफाई करेंगे कि ऑप्शन डी में जो एनर्जी कैलकुलेशन ये कैसे करें, हेसेस लॉ की हेल्प से। ओके, और ये क्वेश्चन हमें ये भी सिखाता है कि मान लीजिए कि हमें इन एनर्जी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते। ओके, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन डी को चेक करते हैं। सो अब हमें डिजायर्ड इक्वेशन क्रिएट करना है, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है। CH4 plus Cl2 is giving us CH3Cl and HCl। ओके, तो अब हम लोग ट्राई करेंगे अगेन 1 2 3 4 इक्वेशन को यूज करके कि क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करे कि ये इक्वेशन हमारा तैयार हो जाए। तो यहाँ पे अब क्या कीजिए, आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का हेसेस लॉ के हेल्प से, है ना। जो हम लोग ने अप्रोच सीखा है उसको फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को फाइंड आउट कीजिए कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, सो इस इक्वेशन को अगर हम लोग क्रिएट करना चाहें तो देखिए यहाँ पे मीथेन हमें चाहिए और क्लोरीन लेफ्ट साइड में चाहिए। तो मीथेन और क्लोरीन 1 और 2 में लेफ्ट साइड में है बिल्कुल, और CH3Cl और HCl हमें राइट साइड में चाहिए। तो CH3Cl और HCl इक्वेशन 3 और 4 में है ना, लेफ्ट साइड में। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 + 2 करते हैं, ठीक है, और फिर इसमें से 3 + 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन करने पे जो डिजायर्ड इक्वेशन है ये क्रिएट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का हम लोगों को केयर नहीं करना है, क्योंकि सभी में बैलेंस्ड इक्वेशन है और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है। कहीं पे भी हम लोगों को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 1 + 2 - 3 + 4 करने पे हमें हमारा डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब हम लोग यही मैथमेटिकल ऑपरेशन डेल्टा H में भी करते हैं, है ना। डेल्टा H1 + डेल्टा H2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें डेल्टा H3 - डेल्टा H4। तो इससे हमें इस इक्वेशन का इंथैल्पी चेंज मिल जाएगा। सो डेल्टा H1 है हमारा 105
इसमें ऐड कर देना है 58, है ना, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें 85 प्लस 103। तो देखते ही ये कितना आता है। सो 105 प्लस 58 हमें दे देगा 163, माइनस 85 प्लस 103 हमें दे देगा 188, है ना। तो अब सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है, नेगेटिव, यहाँ पे 25 किलो कैलोरी पर मोल आ रहा है, जो कि फाइनली ऑप्शन में दिया हुआ है, डेल्टा एच नॉट इक्वल्स टू -25, है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोगों ने पूरा का पूरा जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हेलोजिनेशन का, उससे रिलेटेड एनर्जेटिक्स को कैलकुलेट करना तो सीख ही लिया, है ना। तो एक ही जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन हमें कई सारे टॉपिक से अवेयर करा देता है, इसलिए इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग रेगुलर टाइमली बेसिस पे बनाते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए, और रेफरेंस के लिए इन सब लेक्चर वीडियोस का हेल्प ले लीजिए। ओके, सो थैंक यू अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।